गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून। मैं सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? नमस्कार। जय श्री राम। जय हिंद। जय भारत। राधे राधे। जय भीम। वालेकुम अस्सलाम। गुड आफ्टरनून। शुभ दोपहर आप सभी लोगों को। गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। शुभ दोपहर। क्लास शुरू करते हैं हम लोग बच्चा। और सब बढ़िया चल रहा है? सर पूरा पीडीएफ एक साथ दे दीजिए प्लीज। अभी पीडीएफ बन रहा है यहीं पर जहां मैं खड़ा हूं, और अभी अभी जस्ट मैं पीडीएफ आपको क्लास खत्म होने तक भेज दूंगा, या यहीं पर खड़े खड़े मैं भेज दूंगा। बोलिए अभी पीडीएफ हमको कितना देर में दे देंगे? आधे घंटे, 1 घंटे में? तो मैं यहीं से क्लास से ही आपको पीडीएफ मैं आपकी टीम को, केजीएस टीम को डिस्पैच कर दूंगा, वो आपको भेज देंगे। ठीक है? मैं सोचा आप 2-2 पेज देने से बढ़िया है कि कम से कम एक सेगमेंट मैं दे दूं, तो एक पीडीएफ जो मिलेगा वो आपका प्राइमरी और मतलब प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय वाले सेक्शन का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। डन? जय निषाद राज। ओके। और कुछ समस्या बताइए। जल्दी ही आपका सेक्शन खत्म होने वाला है। बच्चा, जो हमें जिम्मेवारी मिल रही है वो मैं पढ़ा रहा हूं, वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है? आप पॉलिटी कहोगे, गवर्नेंस कहोगे, तो मेरे लिए कठिन हो जाएगा ना। ठीक है? जो मुझे बताया गया है वो मैं पढ़ा रहा हूं, और एक शिक्षक को किसी अन्य शिक्षक के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये भी शिक्षक धर्म है। तो मेरा जो सेगमेंट है मैं आपको कल तक खत्म कर दूंगा, और मैं विस्तारित करके पढ़ाया हूं। कल नहीं, कल परसों हो सकता है, 1-2 दिन और लगे। ठीक है? मैं कहीं से भी आपने महसूस किया होगा कि आपको भगाने, खत्म करने की प्रवृत्ति नहीं रही है। इतने दिन में आप ये जान चुके होंगे कि किसी भी सेगमेंट को सामाजिक न्याय में पढ़ा रहा हूं, तो इस विषय के साथ न्याय मैं करूंगा। मैं कोशिश यही कर रहा हूं। आपने तो जल्दी जल्दी पढ़ा के हमें खत्म करना है। इस कोर्स के लिए हम लोग, या बाकी संस्थानों में जिस कोर्स के लिए 1.25 लाख फीस लिया जाता है, ऑनलाइन कोर्स 1 लाख का होता है। आपको केजीएस ने बहुत न्यूनतम शुल्क पे पढ़ने का अवसर दिया है, बट कहीं से भी यह प्रवृत्ति नहीं रही है कि भाई शुल्क हमने कम लिया है तो जल्दी जल्दी खत्म करें। नहीं, जो भी विषय है, जो टॉपिक है, उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहें, उसमें कहीं कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है? चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। हम लोग सोशल जस्टिस पढ़ रहे हैं, सामाजिक न्याय पढ़ रहे हैं, और इसी खंड में एक खंड है मानव संसाधन विकास एवं प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास एवं प्रबंधन। तो मानव संसाधन विकास और प्रबंधन के तहत हमने शिक्षा, स्वास्थ्य हमें पढ़ना है, स्वास्थ्य हमने पढ़ लिया, और शिक्षा हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने भारत में शिक्षा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, और फिर हमने आपके ध्यान को केंद्रित किया प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर। भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की क्या स्थिति है, और फिर इस दिशा में क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या कमियां है, क्या क्या खामियां है। शिक्षक की कमी है, स्कूल की कमी है, क्वालिटी एजुकेशन की कमी है।
शिक्षा के क्षेत्र में, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विषमता व्याप्त है। पुरुषों के, लड़कों की तुलना में लड़कियों के लिए अवसर कम है या वो पीछे हैं। अनुसूचित जनजातियां, माइनॉरिटीज क्लास के बच्चे, ये भी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं वंचित हैं। असमानता व्याप्त है, वैश्विक मांगों के अनुरूप नहीं है, रोजगारोन्मुख नहीं है, आदि 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 क्या क्या चैलेंजेस हैं हम लोगों ने पढ़ा। और फिर हमने देखा कि आजादी के बाद सरकार इन चुनौतियों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास करती आ रही है, करती रही है। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को पढ़ा। संवैधानिक और वैधानिक प्रयास, नीतिगत प्रयास, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, 1986 और 2020। ब्रीफ नहीं किया, गहराई पे नहीं गया क्योंकि उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ये बताया कि 68 की जो हमारी शिक्षा नीति थी वो स्कूल और शिक्षकों को बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस थी, मात्रात्मक वृद्धि पर बल दिया गया। 86 वाले पॉलिसी में मात्रात्मक वृद्धि के साथ गुणात्मक सुधार पर बल दिया गया, विषमता को दूर करने पर बल दिया गया, सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल दिया गया। पहले भी था बट विशेष बल दिया गया। और फिर 2020 की शिक्षा नीति हमारी वैश्विक मांगों के अनुरूप बनाई गई है, तो इस पर आना बाकी है, नई वाली शिक्षा नीति पर। तो पहले हम लोगों ने देखा संवैधानिक वैधानिक प्रयास, नीतिगत प्रयास, योजनागत प्रयास, और हमने ढेर सारी योजनाओं की चर्चा की। एक एक लाइन में मैंने आपको समझा दिया। और योजनाओं में भी हमने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में मात्रात्मक वृद्धि को के लिए, गुणात्मक सुधार के लिए, विषमता को दूर करने, अब कस्तूरबा गांधी, विषमता को दूर करने के लिए, वैश्विक मांगों के अनुरूप बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान 2.0, ये सारी योजनाएं चलाई गई, चलाई जा रही है। और फिर हम लोगों ने ऑलमोस्ट एक समीक्षा भी मोटे तौर पर करी कि इन योजनाओं से निश्चित रूप से स्थिति में सुधार हुआ है, बट अभी भी अपेक्षित लक्ष्य से दूर है। विकसित देशों की तुलना में हमारे भारत में प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों स्तर पर कमियां विद्यमान है, विषमता भी व्याप्त है, वैश्विक मांगों के अनुरूप अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई है, आदि आदि। और कुछ सुझाव जो उन चुनौतियों को दूर करने के लिए सुझाव है, उस पर करके हमने एक डायमेंशन को फोकस कर दिया। यही हमारा मेन टॉपिक था, उसको मैंने लिखवाया। फिर हम लोगों ने संवैधानिक और वैधानिक प्रयासों में से एक प्रयास को बाहर निकाला पिछले क्लास में, और हम लोगों ने पढ़ा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य था, क्या उद्देश्य है, कैसे इसका पृष्ठभूमि तैयार हुआ, कैसे हमारी सरकार ने इसको मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया, और कैसे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सरकार ने इस कानून के माध्यम से प्रयास किया। इन सारी चीजों को, इसमें क्या क्या प्रोविजन है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और इन सारे प्रोविजन के बाद आरटीई के सामने क्या क्या बाधाएं रही है, क्या क्या चुनौतियां रही है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। और फिर इन्हीं चुनौतियों के संदर्भ में आरटीई के सामने सफल बनाने के लिए क्या सुझाव दिया गया, कुछ सुझाव भी हम लोगों ने देखा। ठीक है। और फिर हमने देखा कैसे इसमें 2019 में संशोधन किया गया और नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त किया गया, उस पक्ष पे भी हमने अलग से थोड़ी चर्चा की। ठीक है। और फिर हम लोगों का योजनागत प्रयास पे हम फोकस्ड हुए, और यहां पर योजनागत प्रयास में जो ढेर सारी योजनाएं हम लोगों ने लिख रखी थी, सारी योजनाओं को डिटेल में नहीं पढ़ना है, वहां से कुछ योजनाओं को लेकर के अलग से मैं डिटेल में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। और मैं देखूंगा कि यहां पर कहां ज्यादा डिटेल में जाना है और कहां कम डिटेल में जाना, बट एक ब्रीफ देने का आपको प्रयास करूंगा। यही है आपका पहला टॉपिक, योजनागत प्रयास में सर्व शिक्षा अभियान 2001। सर्व शिक्षा अभियान 2001 शुरू से ही, आजादी के बाद से ही पूरे भारत के लोगों को शिक्षित करना हमारा लक्ष्य था। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण हमारा लक्ष्य था। हमारे संविधान निर्माताओं से लेकर के नीति निर्माताओं तक ने महसूस किया कि आधुनिक भारतीय समाज का निर्माण सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है
जब भारत के सभी लोगों को आधुनिक शिक्षा प्रदान किया जाए, जब समाज के लोग, सभी लोग शिक्षित रहेंगे, तो उनकी सोच तार्किक और वैज्ञानिक होगी और तर्क और विज्ञान को केंद्र में रखकर तर्क और विज्ञान आधारित आधुनिक भारतीय समाज का निर्माण संभव हो पाएगा। इसलिए प्रारंभ से ही हमने भारत के सभी लोगों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा। उसके लिए तरह तरह के प्रयास भी हमने किए और इसी दिशा में नए प्रयासों में जो आज भी कंटिन्यू है, एक प्रयास है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। ठीक है, और सर्व शिक्षा अभियान का जो मेन उद्देश्य था, वो मेन उद्देश्य यही था बच्चा कि प्रारंभिक शिक्षा तक मतलब क्लास 8 तक 2001 में ही, भले हमने बाद में संविधान संशोधन किया, 2002 में मौलिक अधिकार में रखा, बट योजनाएं हमने उस दिशा में पहले से ही प्रारंभ कर दी थी बनाना कि 8वीं क्लास तक सबकी पहुंच को सुनिश्चित करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। शिक्षा के क्षेत्र में जो असमानता है, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में उस असमानता को दूर करना, लैंगिक स्तर पर जो असमानताएं हैं उसको दूर करना, ऊंची जाति और अनुसूचित जातियों के बीच जो असमानताएं हैं उसको दूर करना, जो अंतर है उसको दूर करना, जनजाति और गैर जनजातियों के बीच जो अंतर है उसको दूर करना, अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच जो अंतर है उसको दूर करना, यानी सामाजिक न्याय की स्थापना करना, इस सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य भी था। बच्चों का जो अध्ययन का लेवल है उसको बढ़ाना, क्योंकि लो लेवल रहा है, ये चुनौती रही है, तो थोड़ा अध्ययन के लेवल को बढ़ाना और इसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना, गुणात्मक शिक्षा को संभव बनाना, ये सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य रहा है। और इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 2001 के बाद सर्व शिक्षा अभियान एक अभियान है, ये एक मूवमेंट है ये, और इस अभियान के तहत कई उप योजनाएं शुरू की गई। अब इस सर्व शिक्षा अभियान के कंटेक्स्ट में तुम उसको उप योजना कहोगे, नॉर्मली उसको योजना कहोगे, और वो योजना थी मध्याह्न भोजन योजना, एजुकेशन गारंटी स्कीम एंड अल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशन, AIE, पीछे चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लड़कियों के लिए एलिमेंट्री लेवल पर शिक्षा, NPEGEL, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ये सभी सर्व शिक्षा अभियान के पार्ट रहे, उप योजनाएं रही जो चलाई जा रही है। यही है सर्व शिक्षा अभियान। 2001 में हमने इसको शुरू किया था। इसका याद करो, इसको नीचे दे दो बच्चा, हेडिंग डालो PDF नोट्स। ठीक है, एक टॉपिक है आपका, जहां लिखवाना होगा आप उससे मत घबराओ, ये योजनाएं हैं ढेर सारी, एक बार होलिस्टिक हम आपको दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। PDF नोट्स, ठीक है, परिचय है ये। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए 2001 में इस योजना को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है प्रारंभिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना, सबकी पहुंच को सुनिश्चित करना, भारत के जितने भी लोग हैं सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त करें, क्लास 8 तक की शिक्षा को प्राप्त करें। लैंगिक और सामाजिक जो श्रेणियां हैं, इनके बीच जो डिफरेंस है, अंतर है, उसको समाप्त करना, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय को स्थापित करना। तीसरा उद्देश्य है हमारा स्तर को बढ़ाना। चौथा उद्देश्य है हमारा डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के क्वालिटी को सुधारना। डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के क्वालिटी को सुधारना, इन्हीं उद्देश्य को लेकर के ये शुरू किया गया। इसका संचालन 2 स्तरों पर किया जाता है। इसका संचालन 2 स्तरों पर होता है। एक स्तर है 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा, जब सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था, 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा और 3 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, 3 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा, इसको हम ये भी कह सकते हैं, हमने इसका जो नया क्लासिफिकेशन आया है उसकी चर्चा भी मैंने कर दी है, एलिमेंट्री एजुकेशन,
या प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, इस रूप में भी हम लोगों ने इसको बांटा है। बट कुल मिलाकर के क्लास 8 तक की शिक्षा, 8वीं क्लास तक, 1 से 8 तक, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है और 11 लाख बस्तियों में लगभग 20 करोड़ बच्चे, 19.8 करोड़ बच्चे इस अभियान के तहत शिक्षारत हैं, इस अभियान के तहत शिक्षारत हैं। ये एक प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमारी सरकार की एक प्रमुख योजना रही है और इस योजना को आज समग्र शिक्षा योजना में क्लब कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, मैं बताऊंगा 2018 में कैसे सभी योजनाओं को क्लब करके बनाया गया, ये है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कई उपयोजनाओं का संचालन शुरू किया गया। 2001 में ही मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना शुरू किया गया ताकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। सभी बच्चे स्कूल आएंगे ही नहीं तो इस लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। सभी लोग स्कूल आए, इसके लिए स्कूल में उनको अगर खाना की व्यवस्था कर दी जाए तो जो समाज का गरीब तबका है वो भी स्कूल आएगा और एक साथ गरीबों का पोषण भी संभव हो पाएगा। तो दोनों उद्देश्यों को लेकर के मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई। एजुकेशन गारंटी स्कीम एंड अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन, ये उनके लिए था जो स्कूल छोड़ चुके थे, उनकी उम्र बढ़ गई थी और हुआ कि सबको अगर प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है तो जो 12 साल का हो चुका है और जो पहली क्लास में एडमिशन लिया था और छोड़ दिया था, वो केवल पहली क्लास तक का है, तो उसको कैसे फिर से दूसरी क्लास में तो एडमिशन नहीं दिया जाना चाहिए। तो उन बच्चों के लिए यह एक स्कीम शुरू किया गया जिसमें एक ब्रिज कोर्स के माध्यम से कुछ दिनों तक उनको पढ़ा करके और क्लास 8 का एग्जाम दिलवा दिया जाए, इस तरह की व्यवस्था की गई। NPEGEL नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन फॉर नेशनल प्रोग्राम एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल पर लड़कियों की शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय प्रोग्राम, एलिमेंट्री लेवल पर लड़कियों की शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय प्रोग्राम शुरू किया गया। बड़ा क्लियर है कि इस प्रोग्राम के पीछे उद्देश्य है लड़कियों की प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष बल देना ताकि प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में जो लैंगिक असमानता है, जो लैंगिक अंतर है, उसको दूर किया जा सके सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप। इसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भी इसी उद्देश्य को लेकर के शुरू किया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये ध्यान रखना है, उन लड़कियों के लिए है ये योजना और ये योजना दोनों में अंतर है। ये योजना एक आवासीय विद्यालय है, यह योजना आवासीय विद्यालय है जिसमें SC ST माइनॉरिटी क्लास के लड़कियों को हॉस्टल में रह करके शिक्षा दी जाती है, एक नया तरीके का योजना। और ये योजना उन लड़कियों के लिए शुरू किया गया था जिन्होंने एडमिशन तो ले लिया बट पैट्रियार्किकल सोसाइटी के कारण, पितृसत्तात्मक समाज के कारण एडमिशन लेने के बाद भी अपने घर में रह रही थी, घर का खाना बनाने का काम कर रही थी। अभिभावक जिनकी सोच पितृसत्तात्मक थी वह अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेज रहे थे, उनके लिए योजना शुरू किया गया। उसके लिए कुछ प्रमोशन, कुछ बेनिफिट, कुछ पैसे दिए गए ताकि वो लोग उनको स्कूल भेजे। ठीक है, अब इन्हीं उपयोजना या योजना में से हम एक योजना को ब्रीफ कर रहे हैं और वो है मध्याह्न भोजन योजना। बाकी बीच के दो की चर्चा हम नहीं करेंगे। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की चर्चा हम जरूर कर देंगे, आज के डेट में वो भी चलाई जा रही है। मध्याह्न भोजन योजना आज के डेट में शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख योजना है। लैंगिक असमानता को कम करने की एक और योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिला पढ़ते समय हम लोगों ने उसकी चर्चा की थी। मध्याह्न भोजन योजना, ये बच्चा 1995 में शुरू किया गया था बट मिड डे मील योजना के नाम से शुरू नहीं किया गया। 1995 में इन बच्चों के पोषण को लेकर के शुरू किया गया था। बेसिकली कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए योजना संचालित की जा रही थी। लेकिन जब सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया तो ऐसा महसूस किया गया कि अगर उस योजना को
स्कूल से जोड़ दिया जाए तो ड्रॉप आउट भी कम होगा, सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने में सहायता मिलेगी और पोषण की समस्या भी कुपोषण की समस्या भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए 2001 इसके योजना के साथ लिखा जाता है। 2001 में इसका नाम रखा गया मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना चल रही थी। 2021 में फिर से इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदल के रखा गया प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, इसको प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से भी जाना जाता है। शक्ति निर्माण को साइलेंट कर दिया जाता है, पीएम पोषण योजना के नाम से भी जाना जाता है। राइट, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना 2021। तो जब पीएम शक्ति निर्माण योजना 2021 बना, लास्ट में 2 लाइन में उसको ब्रीफ मैंने कर दिया है। बेसिकली हम लोग मिड डे मील योजना के बारे में देखने समझने का काम करेंगे। परिचय, सर्व शिक्षा अभियान, मैंने अभी अभी कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के उप योजना के रूप में 2001 से मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत प्रत्येक सरकारी स्कूल में और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में, प्रत्येक सरकारी स्कूल में और जो भी स्कूल सरकार से सहायता लेता है, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में सभी बच्चे को मिनिमम 200 दिनों तक, ऑलमोस्ट 200 दिन स्कूल चलता है, मिनिमम 200 दिनों तक, ऐसे पूरे स्कूल डे में 200 दिनों तक 12 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन और 450 कैलोरी युक्त भोजन प्रदान किया जाएगा। मतलब उनको भोजन दिया जाएगा। पहले हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो टिफिन ले जाते थे, टिफिन खाते थे। आज भी बच्चे टिफिन ले जाते हैं, टिफिन खाते हैं। शुरुआती दिनों में टिफिन में जो खाद्य पदार्थ होता था उसके नेचर में भले बदलाव आता चला गया। पराठे और भुजिया लोग लेकर के जाते थे, आलू पराठे लेकर के जाते थे। बाद में ब्रेड और जैम के रूप में इसमें परिवर्तन आया, ब्रेड और जैम लेकर के जाने लगे। शहर में ब्रेड जैम आदि टोस्ट बना करके लेकर के जाने लगे, उसमें कुछ फ्रूट्स, कुछ बिस्किट्स, इस तरह का। उसमें तरह तरह की लड़के और खाना लेकर के आते हैं। कई बच्चे आपस में शेयर करके खाते हैं। आप भी टिफिन ले गए होंगे स्कूल पीरियड में, टिफिन खाए होंगे स्कूल पीरियड में। कुछ बच्चे नगद पैसा लेकर के भी जाते हैं और उसी पीरियड में स्कूल के अगल बगल कुछ दुकान भी होते हैं जो अलग अलग तरह की चीजें खाने की बेचते हैं और वो बच्चे वहां पर भी जाकर के खाते हैं। हम लोग भी जिस स्कूल में पढ़ते थे, मेरा एजुकेशन जमशेदपुर में हुआ, शुरुआत का एजुकेशन। जब हम लोग स्कूल में टिफिन खा करके जल्दी जल्दी टिफिन को खत्म करते थे, इसके बाद बाहर आते थे, बड़ा सा गेट था, उस गेट में लोहे का रॉड लगा हुआ था और उस रॉड के बाहर गेट बंद था। उसके बाहर ढेर सारे ठेले वाले एकदम नजदीक करके थे और लोहे के गेट के जस्ट इस तरफ से सैकड़ों लड़के उस ठेले वाले से कुछ न कुछ खरीदते रहते थे। 10 पैसे की घुगनी मिलती थी। घुगनी मतलब छोले, झारखंड में जमशेदपुर में उसको घुगनी कहा जाता है। और 25 पैसे के 5 गोलगप्पे मिलते थे बच्चे। हम लोग 25 पैसे देते थे, 25 पैसे न है 5 गोलगप्पे खाने के लिए तो 10 पैसे देकर उससे घुगनी ले लेते थे और घुगनी तो 10 पैसे का खाते थे। लेकिन सोमालिया के भुक्कड़ की तरह प्लेट बाहर करके और कम से कम 3, 4, 5 बार जब तक खट्टा पानी उससे प्लेट में ले लेकर पी नहीं लेते थे तब तक मन को तसल्ली नहीं मिलती थी। ये बचपन आपका बीता भी होगा, एक बचपन हम लोगों का भी बीता था। तो इसी टिफिन वाले पीरियड में, मध्य पीरियड में अब बच्चों को सरकार भोजन कराएगी। इस योजना के तहत सरकार भोजन कराएगी, भोजन अच्छी क्वालिटी की दी जाएगी। इसमें 12 ग्राम कम से कम प्रोटीन हो और 450 कैलोरी युक्त भोजन हो। एक हेल्दी भोजन दिया जाना चाहिए। जब से प्रधानमंत्री पोषण योजना शुरू की गई, इसमें और क्वालिटी के भोजन प्रदान करने पर बल दिया जा रहा है।
अब ये सब चीजें शहरों की बात है बच्चा, कि ठेला है, बाहर निकाल करके खा रहे हैं। गांव में ऐसी चीजें नहीं रही। मैं चूंकि गांव के स्कूल में भी गया हूं, वहां पर भी कुछ दिनों तक पढ़ा है, फिर जमशेदपुर मुझे जाने का मौका मिला, तो हमारे समय में स्कूल का वातावरण भी अलग तरह का होता था। स्कूल का फर्श मिट्टी का होता था। हम सभी बच्चे बोरा लेकर के और उसमें स्लेट को लपेट करके प्रॉपर तरीके से स्कूल जाते थे, अपना अपना बोरा बिछाते थे और बोरा बिछा करके उसी पर बैठ करके पढ़ाई करते थे। स्कूल के टीचर चौक से लिखते थे। चौक शहरों में होता था, हमारी तरफ गोले गोले चूना वाली खली जिसको हम कहते हैं वो होता था, उसी से हमारे टीचर लिख करके पढ़ाते थे। क्लास का एक मॉनिटर होता था जिसका काम होता था छड़ी लाना, और बाहर से जाकर के वो एक छड़ी लेकर के तोड़ तोड़ के लाता था, और बड़ा खतरनाक टाइप का छड़ी लाता था। क्लास में 2 4 5 ऐसे बच्चे होते थे जो खानदानी रूप से लगता था कि पिटना ही उनका धर्म है, इसलिए गलती करते थे और पिटते थे। और जो मॉनिटर खतरनाक छड़ी लाता था वो बच्चे उनको जमकर गाली देते थे। इस तरह से शिक्षा चलती थी। टिफिन में घर चले आते थे खाने के लिए, और घर आकर के खाना खा करके वापस जाते थे। लेकिन उन गरीब बच्चों का जिनके माँ बाप मजदूरी कर रहे होते हैं, वो टिफिन में घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि घर पर बना करके उनको खिलाने के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता था। उनकी स्थिति खस्ता होती थी, इसलिए वो इन अनेक कारणों से स्कूल जाते ही नहीं थे। उस समय की हालत थी। शनिवार को हम लोग शनिचरा लेकर जाते थे। शनिचरा का मतलब होता है चावल लेकर के हम सभी जाते थे। चावल सब गुरु जी के यहां रख दिया जाता था। अब सोचो कि 100 बच्चे चावल लेकर के गए, एक एक पाव, तो 25 किलो चावल हो गया। उसमें से 4 5 6 किलो चावल को पानी में भिगो दिया जाता था। चावल फूलता रहता था और बच्चे को कहा जाता था कि गोबर लेकर के आओ। 10 बच्चे निकल जाते थे। अगल बगल गाय भैंस पहले हुआ करती थी, गोबर लेकर के आते थे और पूरे स्कूल की लिपाई होती थी। बच्चे स्कूल को लीप करके गोबर से, लीपने के बाद में गुड़ मंगा दिया जाता था उसी चावल से। गुरुजी गुड़ मंगा देते थे और गुड़ और भिंगा हुआ चावल सारे बच्चों को दिया जाता था, और बच्चे इतने खुश होते थे उस चावल और गुड़ को खाने में, जैसे लगता था कि वो चावल गुड़ नहीं, चाउमीन खा रहे हो, मैगी खा रहे हो, रसमलाई खा रहे हो। इतना अच्छा लगता था। बचपन में भूख भी ज्यादा लगती थी, और उसमें से कुछ चावल गुरुजी अपने घर ले जाते थे। तो प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न में ऊंची जाति के बच्चे या जिनके पास पैसा था उनके लिए तो था, लेकिन गरीब बच्चों के लिए समस्या थी। उससे दूर दराज के थे, उस समय तो स्कूल भी नहीं हुआ करता था। तो सरकार ने ऐसा महसूस किया कि अगर स्कूल में ड्रॉप आउट लगातार बढ़ रहा था, कि स्कूल में अगर इस तरह का भोजन दिया जाए तो ड्रॉप आउट भी घटेगा और कुपोषण की समस्या भी खत्म। बट ये शुरू तो किया गया, लेकिन शुरू करने के बाद शुरुआती दिनों में बहुत सारी समस्याएं आई। समस्या इन द सेंस कि ऑलरेडी स्कूल में स्टाफ कम थे, टीचर कम थे, और जब से सरकार ने मिड डे मील योजना लागू किया, शुरुआती दिनों में टीचर को ही ये सारा मैनेज करना होता था। रसोई का व्यवस्था नहीं थी। पता चला टीचर राशन खरीद के ला रहे हैं, उसी में से कुछ बचा रहे हैं, कुछ चुरा रहे हैं, लकड़ी लाने में लगे हैं, आग लाने की व्यवस्था करने में लगे हैं। टीचर तो ऑलरेडी चुनाव के कार्य में, जनगणना के कार्य में, अन्य कार्यों में लगा दिए जाते थे। टीचर की संख्या कम, गैर शिक्षण कार्यों में उनकी संलग्नता, परिणामतः शिक्षा व्यवस्था दुष्प्रभावित। शिक्षा देने के लिए समय नहीं होता था। ऊपर से जो बच गए वो खाना बनाने के जुगाड़ में लग गए, मध्याह्न भोजन के जुगाड़ में लग गए। तब जाकर के इस पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई, सर्वे किया गया, पाया गया कि नहीं, दिक्कत हो रही है, तो भाई स्कूल में रसोइये की व्यवस्था होनी चाहिए। तब सरकार ने रसोइये के लिए अलग से फंड जनरेट किया, बर्तन के लिए अलग से फंड जनरेट किया, अलग से रसोई घर या कोई एक जगह शेड नुमा बना करके वहां खाना बनाया जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे इस योजना में निरंतर सुधार होता चला गया। इसके बाद कई जगहों पर सरकार ने सेंट्रलाइज किचन की व्यवस्था कर दी। अब हुआ कि नहीं, स्कूल में भी ये सब चीजें करने से कहीं ना कहीं पढ़ाई की प्रक्रिया बाधित होती है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इस तरह की व्यवस्था की गई कि एक जगह सेंट्रलाइज किचन में किसी एनजीओ को दे दिया गया जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे इस तरह के बच्चों के लिए काम करेगा। सरकार उसको
पैसे दे देती थी, राशन सब कुछ दे देती थी। एनजीओ खाना बनाता था, खाना बना करके टिफिन नुमा पैकेट बनाता था, और पैकेट बना करके 10 स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट मान लो ले लिया, या 20 स्कूल 25 स्कूल का 3-4 गाड़ी रखा है, और ठीक टिफिन के समय गाड़ी लेकर के चला जाता था। वहां पर 200 बच्चे हैं, 200 पैकेट को नीचे उतारा और स्कूल स्टाफ ने सारे बच्चों को पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक तरीका ये अपनाया गया। दक्षिण भारत में कई जगहों पर एसएचजी के माध्यम से इस योजना को क्रियान्वित किया गया, जहां पर जो महिलाएं थी कि स्कूल में बच्चे वही बच्चे पढ़ते हैं, उनके अभिभावक गांव घर में रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो हुआ कि अगर गांव में 100 घर है, 100 महिलाएं हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वही खाना बनाने का काम करे तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। जिन माओं को अपने बच्चों के लिए खाना बनाना पड़े तो निश्चित रूप से खाना बनाने की क्वालिटी में सुधार रहेगा, कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी, प्यार से खाना बना करके खिलाएगी। इसलिए एसएचजी के माध्यम से उन महिलाओं को आगे किया गया, सरकार ने उनके माध्यम से खाना बनवाने का काम किया। कई जगहों पर वो भी काफी हद तक सफल रहा था, क्योंकि बहुत प्यार से खाना बनाना और अपने बच्चों को खिलाना वो पसंद करती थी। लेकिन उसमें कई रिपोर्ट आई, उसमें भेदभाव का भी रिपोर्ट आई कि खाना बनाते समय ऊंची जाति की जब महिलाएं थी, निम्न जाति या दलित जाति के बच्चों को अलग बैठा करके खिलाती थी। ये सारी चीजें रिपोर्ट में रही, बट इन सब चीजों को धीरे धीरे सुधारा गया। इसके अलावा भी जो खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या थी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्वालिटी वाला खाना अनाज नहीं देती थी, सप्लाई में दिक्कतें होती थी, पेमेंट की समस्या होती थी, भ्रष्टाचार जिसमें कि सब खा जाते थे, बहुत सारी समस्याएं रही, जिन समस्याओं को धीरे धीरे लगातार दूर किया जाता रहा। और आज यह योजना काफी संशोधित रूप में बेहतरीन तरीके से संचालित की जा रही है, और इस योजना का आउटपुट भी बहुत जबरदस्त रहा है। मैंने पीछे भी आंकड़ों में दिखाया है कि ड्रॉप आउट काफी हद तक कम हुआ है और कुपोषण की समस्या दूर हुई है, वो तो अलग बात है। ठीक है, यही है बच्चा, आपका ध्यान रहेगा। तो हम लोग इस योजना का परिचय कर चुके हैं। एमडीएमआई का उद्देश्य पहला, अच्छा 1 से 8 तक के बच्चों के पोषण के स्तर को सुधार करना, पोषण पहला। दूसरा उद्देश्य गरीब बच्चों के ड्रॉप आउट को रोकना और उन्हें कक्षा कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सहायता देना। खाना पीना दुरुस्त रहेगा, गरीब बच्चों का खाए पिए रहेंगे तो पढ़ाई लिखाई पर फोकस रहेंगे, अदरवाइज पेट में चूहे दौड़ेंगे तो फिर बेचारे वो क्या पढ़ाई लिखाई पे केंद्रित करेंगे अपने को। तीसरा था अकाल पीड़ित क्षेत्रों में बच्चों के पोषण संबंधी सहायता देना। भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो अकाल से ग्रसित क्षेत्र हैं और वहां के लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं, तो कम से कम उनके बच्चों को पोषण के स्तर को सुधारना, यह भी इस योजना का एक इनहेरेंट उद्देश्य था। जाति, वर्ग और लैंगिक भेदभाव को कम करना, यह भी एक तरीका है कि जहां पर हर जाति के लोगों को एक साथ बैठा करके अगर खाना खिलाया जाएगा तो निश्चित रूप से जो भेदभाव, छुआछूत है, इस तरह की चीजें घटेगी। मैंने कई बार आपको चर्चा किया कि यूरोपीय देशों में स्कूल ड्रेस के कंसेप्ट के पीछे यही पर्पस था कि स्कूल में सब बराबर, स्कूल में सब बराबर है। और जब एथनिसिटी बढ़ी तो कई देशों में आपने देखा होगा कि सरदार जी को भी कहा गया कि नहीं, आप पगड़ी पहन के स्कूल में नहीं आएंगे, जिसका विरोध किया सरदार जी लोगों ने। कोई भी धार्मिक प्रतीक के साथ आप स्कूल में नहीं आएंगे, स्कूल में आप सब एक जैसा हो, कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर स्कूल में ऑलरेडी डिफरेंस दिखाई नहीं देता, सब एक साथ बैठते हैं, कोई किसी के बगल में बैठ जाता है आधुनिक विद्यालयों में, साथ में अगर खाना भी खाने लगेंगे तो इस तरह की असमानताएं घटेगी। ये सब प्रमुख उद्देश्य थे और दिसंबर 2023 तक इस योजना में 12 करोड़ से अधिक बच्चे शामिल हैं जिनको कि इस योजना के तहत भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। यही है बच्चा मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य। क्लियर है? अब हम बारी करते हैं इसके चैलेंजेस पर। इसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, इसकी तरफ हम एक बार ध्यान डालते हैं। और जब हम चैलेंज की बात करेंगे तो हम चैलेंज 2001 से ही देखने का प्रयास करेंगे कि 2001 के बाद इसमें क्या क्या चैलेंजेस शुरू से ही रही है। सबसे बड़ी चुनौती रही है भ्रष्टाचार, करप्शन। कई रिपोर्ट आया जिसमें पाया गया कि जो भी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की ऊपरी कमाई तो कोई होती नहीं है। अगर सरकारी ऑफिस में बाबू होते, क्लर्क होते तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊपरी कमाई होती। प्राथमिक विद्यालय में क्या ऊपरी कमाई है? अचानक उनको मौका मिला,
ऊपर ही कमाई करने का। फिर क्या था, उनने मध्याह्न भोजन योजना का खाद्यान्न बेचना शुरू कर दिया। पता चला चावल खराब ला करके बच्चों को खिला रहे हैं, सब्जी सबसे खराब वाला ला करके बच्चों को खिला रहे हैं, जितना लागत खर्च है उससे ज्यादा दिखा रहे हैं। इस तरीके से भ्रष्टाचार शुरू से इस योजना की सबसे बड़ी चुनौती रही, आज भी है। हालांकि आज सरकार ने कई तरीके अपनाए हैं जिनसे कि भ्रष्टाचार को रोका जा सके, बट भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी चुनौती रही है, एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है मध्याह्न भोजन योजना में। जितना पैसा आवंटित है, जितना पैसा इस योजना के लिए खर्च किया जाता है, अगर सारे के सारे पैसे का सही ढंग से उपयोग किया जाए और उन पैसों से इस योजना को प्रॉपर तरीके से संचालित किया जाए तो निश्चित तौर पर इसका जो आउटपुट आज है उससे बेहतर आउटपुट मिलेगा। गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न का अभाव, ये भी एक दूसरी चुनौती रही है। जो खाद्यान्न है, जो गेहूं है, चावल है, जो भी खिचड़ी बनाई जाती है, वो क्वालिटी की नहीं रहती है। कहीं ना कहीं इसके लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई को जिम्मेवारी दी गई, बट वहां से भी गड़बड़ियां होती रही है। तो ये भी एक चुनौती है। हालांकि 2001 से आज की तुलना करोगे तो निश्चित रूप से उपरोक्त सभी चुनौतियां जो सामने दिखाई दे रही ये कम हुई है, लेकिन अभी भी बनी हुई है। अप्रशिक्षित रसोइया, ये भी एक चुनौती है। हालांकि अब तो इन रसोइयों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पर्यटन विभाग जो है वो इन रसोइयों को ट्रेनिंग देने के लिए उनको जिम्मेवारी दी गई है कि जो भी मिड डे मील योजना में खाना बनाएगा उनको ट्रेनिंग आपको देना होगा। लेकिन कमी को दूर किया जा रहा, लेकिन अप्रशिक्षित रसोइया एक बहुत प्रमुख चुनौती रही है। ठीक है, समय पर भुगतान का अभाव शुरुआती दिनों में तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब स्कूल का प्रिंसिपल अपने घर से तो नहीं खिलाया रहा, परिणाम इस योजना में खिलाने में अनियमितता देखी जाती थी। पता चला सरकार की तरफ से पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया तो प्रिंसिपल ने क्या किया कि खिलाने का काम मिड डे मील योजना कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया, क्योंकि अपने घर से तो पैसा लगा के खिलाएगा नहीं। तो समय पर भुगतान का अभाव भी एक चैलेंज रहा है। अब तो सीधे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट प्रोसेस के तहत। समय पर भुगतान का अभाव, निगरानी और समन्वयन की समस्या, ये भी एक प्रमुख प्रॉब्लम रही है कि कैसे इनकी निगरानी की जाए, कैसे इनका कोऑर्डिनेशन क्या हो, किस तरह से हो। ठीक है, इन सब चीजों को कैसे दुरुस्त किया जाए, ये सब समस्याएं रही है। हालांकि इसके लिए बहुत सारी चीजें की गई है। बच्चा, राष्ट्रीय जो प्रयोगशालाएं हैं उनको जिम्मेवारी दी गई है कि जो भी मिड डे मील योजना में खाना दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी को एग्जामिन करें। इस योजना की गुणवत्ता को समीक्षा करने के लिए संयुक्त परीक्षण मिशन का को प्रारंभ किया गया, जो इस योजना की समीक्षा करे, इसकी क्वालिटी की समीक्षा करे। पर्यटन मंत्रालय को यह जिम्मेदारी दी गई, उसका जो मास्टर रसोइया होता है पर्यटन मंत्रालय का, उसको जिम्मेदारी दी गई कि जो खाना बनाएगा मध्याह्न भोजन योजना के तहत उनको वो ट्रेनिंग दे। इस तरीके से इन सब चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन ये चुनौतियां हैं निगरानी और समन्वयन की समस्या, सामाजिक आर्थिक विषमता, छुआछूत की समस्या, भेदभाव की समस्या, इसको भी आइडेंटिफाई किया गया। मैंने अभी बताया कि कुछ रिपोर्ट आई जहां पर पाया गया कि खाना बनाते समय स्कूल में जातीय भेदभाव किया जाता है। खाना खिलाते समय स्कूल में जातीय भेदभाव किया जाता है, दलित के बच्चों को अलग बैठा करके खिलाया जाता है। हर स्कूल में ऐसा नहीं है, बट मान लो कोई ऐसा स्कूल है जो ऊंची जातियों के डोमिनेंट वाले गांव में है, एक ऊंची जातियों का गांव है जहां पर कि 80% ब्राह्मण है, राजपूत हैं, उन्हीं के बच्चे मैक्सिमम प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं, वहां डोमिनेंसी है उनकी, और वहां पर वो चाहते हैं कि नहीं, इन दलितों के बच्चों को साथ में बैठाकर नहीं खिलाना है हमारे बच्चों के साथ। उनकी दबंगई के कारण स्कूल का जो भी स्टाफ या शिक्षक है, अगर वो भी ऊंची जाति का है तो कहीं ना कहीं मिलजुल करके इस तरह का भेदभाव वो करते हैं। वही साउथ इंडिया में जब एक्सपेरिमेंट किया गया, एसएचजी के माध्यम से महिलाओं से खाना बनवाया गया, तो वहां पर ऊंची जाति की महिलाओं की जब पारी होती थी तो दलित जातियों के बच्चों को खाना खिलाने के समय भेदभाव करती थी। ये भी एक चुनौती रही है। ये सब चैलेंजेस है बच्चा, और समय समय पर इन चैलेंजेस को दूर किया जाता रहा है। इस तरीके से योजनाएं संचालित की जा रही है।
हमने एक डायमेंशन बनाया है मध्याह्न भोजन योजना के सफल बनाने हेतु सुझाव। और जब भी हम इस तरह का सुझाव देते हैं तो जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को दूर कर देने का सुझाव ही सफल बनाने का सुझाव। तो हमने एक डायमेंशन बनाया है मध्याह्न भोजन योजना को, मिड डे मील स्कीम को सफल बनाने हेतु सुझाव। सबसे पहला, भ्रष्टाचार को दूर किया जाए और भ्रष्टाचार से पूरी तरह से मुक्त योजनाओं का संचालन किया जाए। दूसरा, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला है वो मजबूत हो और जो भी खाद्यान्न की आपूर्ति है वो क्वालिटी वाला हो। तीसरा, क्वालिटी वाला, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, अब कोई लूटेगा नहीं, जितना पैसा है जितना देना है उतना दिया जाएगा। अब सप्लायर कौन है? एफसीआई अगर प्रॉपर तरीके से क्वालिटी वाला खाद्यान्न दे दे तो उसका अच्छा भोजन बन पाएगा। अब डिपेंड करता है भोजन बनाने वाले पर कि वो बनाने वाला कैसा है, तो उसमें सुधार कर दिया जाए। तो तीसरा जो हमारा है बच्चा, रसोइये को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। इसमें हमने 2-3 रिफॉर्म किया है और कई जगहों पर इस रिफॉर्म को लागू किया गया। रसोइयों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। मैंने कहा सरकार ने इस रिफॉर्म को लागू किया और मास्टर रसोइये के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा। केंद्रीकृत किचन प्रणाली का प्रयोग किया जाए। कई लोगों ने आलोचना करी कि हमारे स्कूल की क्वालिटी खराब है, हमारा जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है, जिसके चलते ड्रॉप आउट हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हम अपने स्कूल की क्वालिटी को सुधारें, टीचिंग की क्वालिटी को सुधारें। हम इस तरह की टीचिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करें जिसके कारण बच्चों को टीचिंग में इंटरेस्ट हो और बच्चे घर छोड़कर स्कूल में आने के लिए बेचैन रहे। मैंने पहले भी कहा था कि पश्चिमी देशों में, यूरोपीय देशों में, मैंने एक उदाहरण दिया था कि जब मैं गया हुआ था तो मैंने देखा कि कैसे एक स्कूल की पूरी टीम को लेकर के, बच्चों को लेकर के उस स्कूल के क्लास की टीचर आई थी, उन बच्चों को हिस्टोरिकल प्लेस को एक घुमाया, घुमाने के बाद में वहीं पर उनका एग्जाम ले लिया। तो पढ़ाने के कई ऐसे तरीके हो सकते हैं, इससे ड्रॉप आउट नहीं होगा। बच्चे माँ बाप से लड़के स्कूल आएंगे, ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। अगर इनको स्कूल को, अगर इनको बोझ के रूप में पढ़ाया जाने लगेगा तो ड्रॉप आउट होगा ही होगा। और ड्रॉप आउट की समस्या को रोकने के लिए टीचिंग प्रोसेस को रुचिकर और सरल बनाने की तुलना में हम वहां डांस का आयोजन कर दें। आज स्कूल में नाच है, नाच का प्रोग्राम है, सारे लोग आएंगे, नहीं है। तो लोगों ने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना ड्रॉप आउट को रोकने के लिए अगर लागू किया जा रहा है तो कहीं से भी उचित नहीं है। ये ठीक है, कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए योजना सही है और घर में ही उन बच्चों को, गरीब बच्चों को कुपोषण की समस्या को दूर किया जाए। इसको स्कूल में लाने से क्या फायदा है? सारे शिक्षक जो है वो खाना बनाने में लगे हुए हैं। पर ध्यान रखना, ये आलोचनाएं तब आई थी जब शुरुआती दिनों में स्कूल के शिक्षक के ऊपर ही ये पूरा का पूरा बोझ था कि बच्चे को खाना बनाना है और उनको खिलाना। लेकिन धीरे धीरे जब इस समस्या को दूर किया गया, रसोइयों की बहाली की गई, रसोइयों को ट्रेन किया जाने लगा, सेंट्रलाइज किचन का प्रयोग किया जाने लगा कई जगहों पर, तो अब ये आलोचनाएं कम हो गई। अब मध्याह्न भोजन योजना एक तरफ कुपोषण की समस्या को दूर करेगा, गरीब बच्चों में पोषण स्तर को बढ़ाएगा, दूसरी तरफ ड्रॉप आउट को भी किसी न किसी रूप में रोकेगा। तो अब ये आलोचनाएं नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रसोइये को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए, केंद्रीकृत किचन प्रणाली का प्रयोग किया जाए, ज्यादा बेहतर उपाय है। एक सेंट्रलाइज किचन हो जो एक साथ 10 स्कूल में खाना बना करके और पहुंचाए। अब हर स्कूल में रसोइया हो और 10 रसोइया एक ही जगह आ जाए। 5 रसोइये की जरूरत है खाना बनाने की, खाना बना करके सब पैक करे और पैक करके निकल जाए और 10 स्कूल में पहुंचा दे। ये ज्यादा आसान है। पता चला स्कूल में एक जगह बन रहा है और लड़का को स्कूल में बैठा हुआ है। कई जगहों पर मैंने देखा है शुरुआती दिनों में, उधर बगल में खाना बन रहा है, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चे अपने नीचे जमीन पर बिछा करके, उस समय प्राथमिक विद्यालय जमीन पे ही बच्चे पढ़ते थे, जमीन पर बिछा करके बच्चे बैठे हुए हैं और बच्चे क्लास में टीचर के बातों पर कम ध्यान दे रहे हैं, उनका ध्यान है उधर खाना की तरफ। कब बनेगा, कब खत्म होगा, कब टिफिन होगा, जल्दी टिफिन हो और भरपेट खिचड़ी खाया जाए। तो अगर सेंट्रलाइज किचन होगा तो इस तरह की समस्याओं से बचा जा सकता है। केंद्रीकृत किचन प्रणाली का प्रयोग किया जाए,
एनजीओ के सहयोग से, एनजीओ वगैरह को इसमें यूज किया जा सकता है, या एसएचजी के रूप में महिला अभिभावकों का भी प्रयोग किया जाए, जैसा कि साउथ इंडिया के कुछ राज्यों में एक्सपेरिमेंट किया गया कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, इस दिशा में नीचे हमने एक दे दिया है सजेशन। इस दिशा में आशा के लगभग 8 लाख कर्मचारी हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं, एनएसएस के बच्चों को यूज कर सकते हैं, तथा अन्य एजेंसियों का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम थोड़ा सा इंटीग्रेट करें, इस तरह के रास्ते निकाले जा सकते हैं जो इस समस्या को का समाधान आसानी से कर सकते हैं। जिन गांवों में जिनके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उन्हीं के लोगों को पाली बना करके दे दिया जाए कि भाई थोड़ा आप देखभाल कीजिए, अच्छा खाना बच्चों को मिले। चौथा, भुगतान प्रणाली को दुरुस्त किया जाए और महंगाई के अनुरूप बजट का प्रावधान किया जाए। हर साल जो महंगाई बढ़ रही है, बजट भी उसी के हिसाब से बढ़ाया जाना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। और टाइमली पेमेंट हो, पता चला कुछ दिन तक भोजन मिला और कुछ दिन तक गायब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भुगतान प्रणाली दुरुस्त किया जाए और महंगाई के अनुरूप बजट का प्रावधान किया जाए। निगरानी और कोऑर्डिनेशन को, सिस्टम को दुरुस्त किया जाए और इसमें अभिभावकों की सहभागिता को बढ़ाई जाए। ये सजेशन बार बार आ रहा है, हम भी देंगे कि निगरानी रखने के लिए उस गांव के जो लोग हैं जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उनसे बेहतर और कोई नहीं। तो अभिभावकों की सहभागिता बढ़ाई जाए, ये ज्यादा बेहतर है। अब जैसे मैंने बताया प्राथमिक विद्यालय वाले में जो अभी प्रावधान आया था ना, प्रबंधन समिति, इसमें अभिभावकों को मिला करके प्रबंधन समिति बनेगा, तो इन सब चीजों को अगर जिम्मेदारी दी जाए, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी इस सब चीजों को भी देखेगी और देखेगी तो इन सब चीजों को दुरुस्त किया जा सकता है। इस योजना के उद्देश्यों के अनुरूप जातीय और वर्गगत असमानता को समाप्त किया जाए, कोई भेदभाव इस योजना में न हो, ये कुछ प्रमुख सुझाव है। इसके बाद एक सुझाव और दिया जाता है, ये सुझाव अब देंगे नहीं क्योंकि ये सुझाव दूर कर दिया गया, बट मैंने आपको यहां पर याद दिला दिया है, वो है कि इस योजना का विस्तार प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों तक किया जाए। याद रखना 2021 में जो पीएम पोषण योजना शुरू की गई, उसमें अब प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी शामिल कर दिया गया। प्री प्राइमरी के स्कूल का बच्चा मतलब 3 वर्ष से लेकर जो 6 वर्ष तक के बच्चे, जो 3 साल की प्री प्राइमरी स्कूल पढ़ाई जा रही है और इसके बाद क्लास 1 में लाया जा रहा है, उन 3 वर्ष के बच्चों को भी अब इसके योजना के तहत शामिल कर दिया गया। इसके लिए बाल वाटिका, आंगनबाड़ी आदि का प्रयोग किया जा रहा है। बाल वाटिका स्कूल खोला जा रहा है, उसमें बाल वाटिका बनाया जा रहा है, जिसमें उस 3 साल तक जो बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए भी अब मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाना आया करें। ठीक है, 2021 के अनुसार इसमें संशोधन किया गया। 5वीं और 6ठी अनुसूची वाले क्षेत्रों, शेड्यूल्ड एरिया अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र मैं पढ़ा चुका हूं ट्राइबल कम्युनिटी पढ़ाते समय। नक्सल प्रभावित क्षेत्र झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। बीमारू राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के निजी स्कूलों में भी इसका विस्तार किया जाए, प्राइवेट स्कूलों में भी विस्तार किया जाए। अब आप देखोगे कि आजकल हो क्या रहा है कि हर अभिभावक में बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का प्रचलन बढ़ा है। हमारे गांव में सरकारी स्कूल था, प्राथमिक विद्यालय था, प्राथमिक विद्यालय में सभी के बच्चे जाते थे, लेकिन प्राथमिक विद्यालय उसी तरह से सरकारी अंदाज में चल रहा था। एक शिक्षक थे, कभी आते थे, कुछ आंगनबाड़ी या कुछ शिक्षा मित्र आदि के माध्यम से पढ़ाया जा रहा, कुछ कुछ लेकर के। हमारे गांव में ही एक हमारे ही बचपन में क्लासमेट हुआ करता था, उसके छोटे भाई ने सरसों तेल का टीना को कट किया और कट करके उसको सीधा कर दिया। कल्पना करो 15 किलो का सरसों तेल का टीना, उसको जब सीधा करोगे काट करके एक साइड से, तो अंदर के साइड में बिल्कुल सफेद वो एक बोर्डनुमा बन गया। दोनों साइड में वो डंडा बांधा और उस पर लिखा हमारे गांव का नाम और इंग्लिश स्कूल। इंग्लिश स्कूल जैसे ही लिखा ना, बच्चों का आकर्षण बढ़ा और कई लोग अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय भेजने के बजाय उसके इंग्लिश स्कूल में भेजना लोगों ने शुरू कर दिया। इसके बाद तो उसकी देखा देखी कई अब इंग्लिश मीडियम की स्कूल खुल गए, बस 5वीं तक ही है।
कन्वेंट में अपने बच्चे को पढ़ा रहे, गरीब भी उस कन्वेंट में अपने बच्चे को पढ़ा के खुश हो जाते। शहर में नो डाउट SC ST के एरिया में, जनजातीय क्षेत्रों में, 5th और 6th शेड्यूल के एरिया में, नक्सली क्षेत्र में, बीमारू राज्यों के ग्रामीण इलाकों में, कस्बे में अच्छे अच्छे स्कूल हैं अंग्रेजी माध्यम के, प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन बहुत सारे गांवों में जो प्राइवेट स्कूल खुले हैं वो इसी स्तर के खुले हैं। और कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल की लचर पद्धति और निम्नतर गुणवत्ता वाले एजुकेशन के कारण अभिभावक अपने बच्चे को, माँ बाप अपने बच्चे को इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। फीस 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया महीना। पता चला कई जगहों पर बच्चे गार्जियन फीस देते भी नहीं है, 3-3 महीने, 4-4 महीने पे एक बार देते हैं। आप सबके गांव में ये चीजें, घटनाएं घटित हो रही होगी। एक सजेशन आता है कि इन क्षेत्रों में जो प्राइवेट स्कूल है वहां पर भी बच्चों को मध्याह्न में भोजन उपलब्ध कराया जाए। एक प्रकार का वेलफेयर है बच्चा, वो बच्चे ही तो हैं। मंदिरों में गरीबों को खाना खिलाया जाता है, तो प्राइवेट स्कूल में उन बच्चों को, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे देश के बच्चे, वो देश के बच्चे 2 भागों में बट गए। एक भाग सरकारी विद्यालयों में है, एक भाग निजी विद्यालयों में है। निजी विद्यालय भी 2 कैटेगरी की है, एक उच्च वर्गीय, एक निम्न वर्गीय, जहां गरीब बच्चे हैं। और ये योजना पोषण की समस्या को दूर करने का है, ड्रॉप आउट की समस्या भी इसमें है। तो अगर उन बच्चों के साथ भी अगर ऐसा किया जाए, उन बच्चों को भी खिलाया जाए तो बेहतर है। एक सजेशन ये भी आता है। ठीक है, डन। हालांकि इन सुझावों के मद्देनजर कुछ सुधार भी किए गए हैं, तो हमने योजना में नवीन सुधार के नाम पर कुछ हेडिंग डाल दी है। जैसे भोजन की गुणवत्ता पर रखने का दायित्व राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को दे दिया गया है, ताकि हमेशा क्वालिटी चेक होता रहे। जो भी खाना दिया जा रहा है उसका प्रॉपर मेनू बना दिया जा रहा है। ये मेनू बना करके उनको खाना उसी के अकॉर्डिंगली दिया जा रहा है। पूरा मेंटेन रहे कैलोरी और प्रोटीन युक्त भोजन, ये सारी चीजें की जा रही है। संयुक्त समीक्षा मिशन द्वारा इस योजना की गुणवत्ता की समीक्षा की जा रही है और समीक्षा करके सुझाव दिया जा रहा है, उसी सुझाव को अमल किया जा रहा है विभिन्न योजनाओं में। मास्टर रसोइये को पर्यटन मंत्रालय द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि कम से कम खाना चटपटा और अच्छा बने, रोचक बने, पौष्टिक बने। 2021 में इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया। और इसमें, आई रिपीट, इसमें पूर्व प्राथमिक कक्षाओं, पूर्व प्राथमिक कक्षा मतलब 3 साल, 3 से 5 वर्ष तक, फिर 6ठे वर्ष से वो चला जाएगा क्लास 1 में। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं / बाल वाटिका 3 से 5 वर्ष आयु के बच्चों के छात्रों को भी शामिल किया। 2021 से अब इन बच्चों को भी मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है बच्चा, ये है आपका मिड डे मील योजना। और इस योजना का उद्देश्य बच्चे के ड्रॉप आउट को रोकना और उनको कुपोषण की समस्या का समाधान करना, और इससे सर्व शिक्षा अभियान को सफलता मिलेगी, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान के उप योजना के तहत इसको शुरू किया गया था। डन। सर्व शिक्षा अभियान के उप योजना के तहत 2 और उप योजनाएं शुरू की गई थी, जिसकी चर्चा हमने वहीं कर दी बच्चा। एक उन बच्चों के लिए जो बच्चे स्कूल में एडमिशन लिए लेकिन ड्रॉप आउट हो गए, और एडमिशन लिए और ड्रॉप आउट हुए, कई वर्ष बीत गए, बड़े हो गए, उनके लिए एक ब्रिज पाठ्यक्रम के द्वारा, एक ब्रिज कोर्स के द्वारा, एक सेतु पाठ्यक्रम के द्वारा माध्यम से उनको पढ़ा करके बेसिक चीजें और उनको डिग्री, औपचारिक डिग्री उपलब्ध कराना, ताकि वो भी 8 तक डिग्री प्राप्त छात्र के रूप में माने जाएं। तभी जाकर के प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और उन लड़कियों के लिए जिन्होंने एडमिशन तो लिया है लेकिन स्कूल जाती नहीं है, उनको स्कूल भेजने और उनको उस स्कूल में पढ़ करके डिग्री लेने के लिए एक योजना शुरू की गई, जिसकी चर्चा हमने पीछे करी है। उन दोनों योजनाओं को पीछे चर्चा किया है, अलग से करने की जरूरत नहीं है।
और 2004 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक योजना शुरू की गई, इसको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 डन। मैंने पहले भी बताया है कि यह एक आवासीय विद्यालय लड़कियों के लिए, और इसमें SC ST माइनॉरिटी क्लास की लड़कियों को शिक्षा दी जाती है। यानी यह उन वंचित वर्ग की लड़कियों के लिए है जिनके लिए विशेष प्रयास करके और प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में जो अंतर है, जो गैप है, जो विषमता है, उसको दूर किया जा सकता है। एक नजर डालते हैं। यह एक आवासीय विद्यालय योजना है। क्लियर है? SC ST OBC और अल्पसंख्यक की लड़कियों हेतु आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल स्थापित करने का इसमें प्रावधान है कि इनके लिए एक आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। राइट? इस आवासीय विद्यालय में SC ST OBC और अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए 75% तथा BPL के लड़कियों के लिए यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली लड़कियों के लिए 25% सीटों का प्रावधान किया गया है। इस तरीके से इस सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। डन। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 हमने सर्व शिक्षा अभियान पढ़ा, 2001 में शुरू किया गया। उसका उद्देश्य था प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, यानी क्लास 8 तक की शिक्षा तक पूरे भारत के लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करना। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई उपयोजनाएं शुरू की गई, जिसके अंतर्गत 4 उपयोजनाओं की हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब बारी आती है क्लास 8 के बाद 9, 10, 11, 12 पढ़ते हो ना, तो क्लास 8 के बाद जो बच्चे हैं उनके शिक्षा के लिए भारत सरकार की क्या योजनाएं रही है, और उनके शिक्षा को टारगेट करके 2009 में एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया। 9 में एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया। पहले सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रारंभ किया काम, और चल रहा हो, खत्म नहीं हुआ। अभी तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो दूसरे लेवल पर सरकार ने सोचा कि माध्यमिक शिक्षा के लिए भी कुछ प्रयास किए जाने चाहिए, और 2009 में हम माध्यमिक शिक्षा पर हमारी सरकार फोकस्ड हुई। और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जहां पर भी मानवीय आबादी है, बस्ती है, गांव है, वहां से तर्कसंगत दूरी पर, तर्कसंगत दूरी मतलब दूर है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, जहां से पैदल भी आसानी से बच्चे जा सके, तर्कसंगत दूरी पर। अब हर गांव में हाई स्कूल तो नहीं खोला जा सकता, बट हाँ 2, 3, 4, 5 गांवों के बीच में एक हाई स्कूल खोला जा सकता है। तो ये जगह देखना होगा कि कहां है और कहां नहीं है। जहां नहीं है वहां पर कौन सा जगह है जहां पर अगर हम खोल देंगे तो 2-3 गांव कवर हो जाए। तो बस्ती से, आवासीय क्षेत्र से, गांव से तर्कसंगत दूरी के अंतर्गत माध्यमिक स्कूल खोलकर, माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराकर माध्यमिक स्तर के शिक्षा में 100% नामांकन को सुनिश्चित करना, यह इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। 100% इनरोलमेंट, माध्यमिक शिक्षा में 100% इनरोलमेंट। इसके बाद इसका एक दूसरा लक्ष्य है कि माध्यमिक स्कूल की क्वालिटी में सुधार करना, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा ऑलरेडी था, माध्यमिक शिक्षा की क्वालिटी में सुधार करना। तीसरा उद्देश्य है सामाजिक न्याय। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो विषमता है, लैंगिक विषमता है, सामाजिक आर्थिक विषमता है, गरीब और अमीर के बीच विषमता, अनुसूचित जातियों और ऊंची जातियों के बीच विषमता, जनजातियों और गैर जनजातियों के बीच विषमता, इन सभी विषमता को दूर किया जाए। और 2020 तक टारगेट किया गया इस योजना में। ये बात अलग है कि अभी 2020 तक हम 100% इनरोलमेंट को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसका लक्ष्य था 2020 तक माध्यमिक शिक्षा सभी बच्चों को सर्वसुलभ कराना।
यानी अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो उसके लिए माध्यमिक शिक्षा अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा कहे कि नहीं हमारे यहाँ तो हाई स्कूल है नहीं, 50 किलोमीटर पे है जहां से कि आसानी से हम जा नहीं सकते हैं, इसलिए हमने हाई स्कूल नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं, एक तर्कसंगत दूरी पर माध्यमिक स्कूल होना जरूरी है। इन्हीं उद्देश्यों को केंद्र में रख करके ये योजना शुरू की गई है बच्चा। और ये योजना हम बहुत ज्यादा इस योजना पर नहीं पढ़ रहे, बट काम भर इसको हम देख रहे हैं। ये योजना माध्यमिक शिक्षा को केंद्र में रखकर की गई। तो प्रारंभिक शिक्षा एक अलग, शिक्षा अभियान, और माध्यमिक शिक्षा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009। माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को शुरू किया गया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को शुरू किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य है किसी बस्ती से तर्कसंगत दूरी के अंतर्गत माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराकर माध्यमिक स्तर पर 100% नामांकन को सुनिश्चित करना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य मात्रात्मक है, मात्रात्मक वृद्धि। दूसरा उद्देश्य है माध्यमिक स्कूल की गुणवत्ता में सुधार करना, माध्यमिक स्कूल की गुणवत्ता में सुधार करना, क्वालिटी इंप्रूवमेंट का। तीसरा है सामाजिक न्याय, माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक एवं अपंगता की बाधा को दूर करना। और चौथा है 2017 तक माध्यमिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाकर 2020 तक सभी बच्चे को स्कूल में भर्ती कराना। 2020 तक सभी बच्चे को स्कूल में भर्ती कराना। यह है बच्चा सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित योजनाएं और फिर माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए सार्वभौमिकीकरण के लिए योजना। आपका पहला टॉपिक था हम लोगों के सामने बच्चा, आपने लिखा होगा सर्व शिक्षा अभियान, पीडीएफ नोट्स आपने लिख दिया होगा। यहां लिखिए दूसरा टॉपिक मिड डे मील योजना, पीडीएफ नोट्स, मध्याह्न भोजन योजना, पीडीएफ नोट्स। मैंने इसके बारे में आपको सारी बातें बता दी, समझा दिया। ये चीज आपको मिल जाएगी अभी थोड़ी देर में। तीसरा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, पीडीएफ नोट्स, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004, पीडीएफ नोट्स। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009, पीडीएफ नोट्स, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009, पीडीएफ नोट्स। और इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। और अब आ जाइए समग्र शिक्षा योजना 2018, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 2021। चलेगा बच्चा? मेरे ख्याल से इसको लिख लेना चाहिए, एग्री हो? इसको लिख लेना चाहिए। तो चलो इसको हम लोग लिखने का काम करते हैं। बस केवल इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दे, और बहुत ज्यादा हम समझाएंगे नहीं उस पर। जितना देर में हम लोग समझाने में समय देंगे उतना देर में हम लोग बच्चा इसको लिख लेंगे, ठीक है? सर्व शिक्षा अभियान ध्यान में है, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, मतलब क्लास 1 to 8, 8वीं क्लास तक के शिक्षा सबको उपलब्ध कराना। 2001 में इस महत्वाकांक्षी योजना को शुरू किया गया और इस दिशा में 4 उप योजनाओं के साथ इस योजना को आगे बढ़ाया। 2009 में माध्यमिक शिक्षा सबको उपलब्ध कराया जाए, इस बात को ध्यान में रखकर एक योजना शुरू किया गया और उस योजना को अग्रसारित किया गया। बट
12 में आकर, कि उस समय नई शिक्षा नीति के लिए प्रयास शुरू हो गया था, नई शिक्षा नीति पर चर्चाएं शुरू हो गई थी। 2015 में सुब्रमण्यम कमेटी का गठन कर दिया गया था नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए, रूपरेखा बनाने के लिए। 2016 में नई शिक्षा नीति भारत की क्या हो, क्योंकि अभी तक जो शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति चल रही थी, हम वैश्वीकरण के दौर में प्रवेश कर चुके थे। टेक्नोलॉजी आज की केंद्रीय विशेषता बन चुकी थी हर क्षेत्र में। भारत में विदेशी शिक्षण संस्थानों के प्रवेश को प्रमोट किया जाने की बातें शुरू हो गई थी। विदेशी शिक्षण संस्थानों के प्रवेश को प्रमोट किया जाए, भारत में बैठे बैठे लोगों को विदेशी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने का अवसर दिया जाए, ये तमाम तरह की चीजों पर चर्चाएं शुरू हो गई थी। अब आवश्यकता महसूस हो रही थी कि वैश्विक मांगों के अनुरूप, उधर ज्ञान आयोग की सिफारिशें ऑलरेडी थी, वैश्विक मांगों के अनुरूप एक नई शिक्षा नीति बनाई जानी चाहिए। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके 1915 में सुब्रमण्यम कमेटी का गठन किया गया। 2015 में सुब्रमण्यम कमेटी का गठन किया गया। 2016 में सुब्रमण्यम कमेटी ने अपनी नई शिक्षा नीति की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी। नई शिक्षा नीति कैसी हो, उसकी पूरी प्रस्ताव, पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की। अब हुआ कि उस पर एक खुली बहस हो, और खुली बहस के बाद 2017 में कस्तूरी रंगन कमेटी का गठन किया गया। पीछे हम लोगों ने चर्चा किया था, जब कमेटियों की चर्चा में कर रहा था, कस्तूरी रंगन कमेटी का गठन किया गया कि इस नई शिक्षा नीति के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करे, ताकि उसी ड्राफ्ट को फाइनल करके नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाए। और कस्तूरी रंगन कमेटी ने 2019 में इसको प्रस्तुत किया, और 2020 में भारत सरकार की नई शिक्षा नीति आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020 पर चर्चा हम करेंगे। तो उस समय नई शिक्षा नीति की बातें चल रही थी, इसलिए उसी समय हमारी सरकार एक बृहद योजना लेकर आती है, समग्र शिक्षा योजना 2018, समग्र शिक्षा योजना 2018। ध्यान दो, इस योजना में सर्व शिक्षा अभियान को, रिपीट, सर्व शिक्षा अभियान को और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को, दोनों को क्लब कर दिया गया। दोनों को क्लब कर दिया गया, ठीक है। और अब जो प्री प्राइमरी विद्यालय था, उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया, और नर्सरी से लेकर 12 तक, यानी 12 साल उधर और 3 साल इधर, 15 साल। क्योंकि ऑलरेडी राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित हो चुका था 2009 में, नई शिक्षा व्यवस्था की रूपरेखा बननी शुरू हो गई थी, उस पर चर्चाएं शुरू हो गई थी। तो फिर अलग अलग न करके दोनों को क्लब करके एक बृहद महत्वाकांक्षी योजना को शुरू किया गया। याद करना, 2015 में एसडीजी गोल भी निर्धारित हो चुका था। पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं, सहस्त्राब्दिक विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य का जो गोल नंबर 4 है, एजुकेशन से संबंधित है। उस सतत विकास लक्ष्य के उपलक्ष्य जो हैं, उस उपलक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जरूरी हो गया था कि भारत में शिक्षा व्यवस्था को उसके अनुरूप बनाने के लिए एक बृहद शिक्षा योजना शुरू की जाए। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने एक नई शिक्षा योजना शुरू की। सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दोनों को क्लब करके एक नई शिक्षा योजना शुरू की, समग्र शिक्षा योजना 2018 में। और इसमें नर्सरी से 12वीं तक के बच्चों के समान रूप से, समग्र रूप से क्वालिटी एजुकेशन सबको इक्वलिटी के साथ उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। और साथ साथ इसमें टेक्नोलॉजी को भी बल देते हुए, वैश्विक मांगों को भी ध्यान में रखते हुए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर बल दिया गया। क्योंकि ये सब कमी थी, हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में जा चुके थे। अब हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी थी जहां पढ़ करके लोगों को आसानी से इंग्लैंड और अमेरिका में नौकरी मिल सके।
यानी हम कहें तो भारत की शिक्षा व्यवस्था वैश्विक मांगों के अनुरूप बनानी थी, ग्लोबल डिमांड के अकॉर्डिंगली हमें अपना इंडिया का एजुकेशन सिस्टम तैयार करना था। इसलिए ज्ञान आयोग ने भी कहा था उसी समय अंग्रेजी, क्योंकि अगर हमारा भारत का पढ़ा हुआ छात्र इंग्लिश नहीं फराटेदार बोल पाएगा तो इंग्लैंड और अमेरिका में सर्वाइव करना उसके लिए कठिन होगा। इसलिए कहा गया था कि नहीं, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर एक समग्र शिक्षा योजना 2018 में शुरू की गई। इसका जो प्रमुख उद्देश्य रहा वो मैंने पहले आपको बता दिया है, आपके सामने है। पहले तो आप लिखना शुरू कीजिए, हेडिंग डालिए समग्र शिक्षा योजना 2018, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 2021, हेडिंग दोनों साथ साथ डाल दीजिए, दिमाग में रहेगा। और लिखिए प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में लिखना शुरू। शिक्षा के क्षेत्र में सतत विकास के लक्ष्य, ब्रैकेट में गोल 4 के अनुरूप, नर्सरी से लेकर माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर ब्रैकेट में 12वीं, स्क्रीन पर भी मैंने दे दिया है, ब्रैकेट में 12वीं ब्रैकेट बंद तक सबके लिए समान रूप से समग्र एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। और इस हेतु शिक्षा और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, इसका प्रमुख उद्देश्य था बच्चा। आप नीचे की तरफ एरो दो, ऐसे एरो देकर लिखो प्रमुख लक्षण। हम ऐसे इसको ऐसे कर सकते हैं, प्रमुख उद्देश्य कैपिटल ए, आपका ये टॉपिक है TOPIC, कैपिटल बी प्रमुख लक्षण, पहला गुणवत्ता युक्त शिक्षा और छात्रों के सीखने की क्षमता में वृद्धि पर बल, गुणवत्ता युक्त शिक्षा और छात्रों के सीखने की क्षमता में वृद्धि पर बल। सेकेंड पॉइंट, स्कूली शिक्षा के सभी स्तर पर क्वालिटी एजुकेशन, समानता, स्कूली शिक्षा के सभी स्तर पर समानता एवं समरूपता पर बल, समानता एवं समरूपता पर बल। तीसरा, स्कूली शिक्षा में सामाजिक एवं लैंगिक असमानता को कम करने पर बल, स्कूली शिक्षा में सामाजिक एवं लैंगिक असमानता को कम करने पर बल। चौथा है
4th नंबर, स्कूली शिक्षा व्यवस्था में न्यूनतम मापदंडों को, एक स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाना चाहिए, ये भी इसमें ध्यान में रखा गया। स्कूली शिक्षा व्यवस्था में न्यूनतम मापदंडों को सुनिश्चित करने पर बल, और ये महसूस किया गया कि शिक्षा व्यवस्था को रोजगारोन्मुख बनाना जरूरी है। तो शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को, शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल, शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल। ठीक है, ये लक्षणों को केंद्र में रखकर एक समग्र शिक्षा अभियान 2018 शुरू किया गया, मैंने आपको बताया। बट 2021 में ऐसा महसूस किया गया, 2020 में हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी थी। उधर गोल 4 जो बाकी सब गोल्स थे, इन सब चीजों को इंटीग्रेट करके इसको थोड़ा सुधारना जरूरी है। इसलिए 2021 में एक हेडिंग डालिए नीचे की तरफ, ऐसे एरो 2021 में इसको एक नए नाम से अभियान के रूप में शुरू किया गया, समग्र शिक्षा अभियान 2.0, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 2021, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 2021। ओके, डन, आपने लिख लिया। बच्चा, इस टॉपिक को मैं कल कराऊंगा। कुछ अचानक मैंने सोचा था आज लंबा क्लास लूंगा, लेकिन मैं कल आपको लंबा क्लास ले लूंगा। कल और परसों में मैं इसको फिनिश कर दूंगा सारे के सारे के। तो आज मैं छुट्टी चाहूंगा, ठीक है। थोड़ा सा दिखाया जाए बच्चों ने क्या कमेंट किया है, थोड़ा मैं भी देख लूं तो उसके अनुसार थोड़ा बदल सकूं। टेक्निकल टीम हमारी, तो बड़े कमेंट है उनको थोड़ा रोका जाए, दिखाई नहीं दे रहा है। स्पीड बढ़ाया हूं बच्चा, अब टॉपिक कट कर दूंगा ज्यादा स्पीड बढ़ाने के लिए कहोगे तो, क्योंकि स्पीड देख रहे हो मैं पीडीएफ को यूज करके मैं पढ़ा रहा हूं। हाँ, जो जरूरत है वो लिखवा रहा हूं, ताकि हमारे बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि लिखवाया भी जाए, नहीं लिखवाने पर भी उनकी नाराजगी मुझे झेलनी पड़ती है। एक बैलेंस बनाते हुए मैं चल रहा हूं, ठीक है। ओके, इसलिए अंत भला तो सब भला, अब ज्यादा परेशान मत हो, इतना हो गया। इसको हम लोग, एक दो बच्चे ने कहा कि थोड़ा स्पीड, हम लोग स्पीड बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं बच्चे या स्लो करने के लिए? ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूं। हेल्थ का पीडीएफ मैंने दे दिया है बच्चा, हेल्थ का पीडीएफ मैंने दे दिया है। एक बार लिख के याद दिला दोगे तो मैं देख लूंगा क्या क्या पीडीएफ नहीं दिया गया है, क्या क्या बचा है। एजुकेशन का पीडीएफ मेरे ख्याल से देना बाकी है। ओके, सो थैंक यू आज के लिए, थैंक यू वेरी मच।